बीच में इंटरफेयर कर सकता है, या बलि गुरु लग्न में हो तो सारे भावों के दुष्फलों को भी दूर कर देते हैं, उनका हरण कर लेते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जी का जो कारकत्व है, उनका 2 तरह के फल देने वाले हैं। उनकी दृष्टियां आशीर्वाद स्वरूप हैं, और जिस भाव में वो स्थित हैं उस भाव को वो कहा जाता है स्वैलो करते हैं, खा जाते हैं। अर्थात उसके क्या खा जाते हैं, क्या स्वैलो करते हैं, जो उसकी नेगेटिविटी है उस भाव को वो भक्षण कर जाते हैं। अब ठीक है, 6ठे और 8वें भाव में अगर गुरु हैं तो पेट की कुछ परेशानी बताई तो जाती है, लेकिन उस अंग को, जैसे अभी पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, मैं सुन रहा था कि जिस भाव में गुरु महाराज स्थित होते हैं उस भाव को बढ़ा देते हैं, उस शरीर के उस अंग को बढ़ा कर देते हैं, उस भाव के फलों को अधिक कर देते हैं। तो दृष्टियों से भी और स्थित होने से भी गुरु अगर किसी प्रभाव में नहीं है, सामान्य स्थिति में भी हैं, तब भी बहुत अच्छे फल दे देते हैं। अब दूसरी बात, हमको क्या इस कुंडली विवेचन में करना बहुत जरूरी है। जन्म कुंडली का पूरा विवेचन तो हमको करना ही चाहिए। लग्न, मुझे बहुत आनंद आ रहा था भट्ट साहब की बातों से, जन्म कुंडली का विवेचन करना ही चाहिए, बात तो सही है। उन्होंने हर लग्न की, हर ग्रह की अंश भी बताए, और वो लग्न के भी और ग्रहों के भी किस नक्षत्र में वो स्थित हैं वो बातें भी बताई। सामान्यतया आज के भौतिकवादी युग में जो बहुत तेज भागने वाली जो जिंदगी हो गई है, वो केवल लग्न देख ले रहे हैं, कुछ अंश देख लेते हैं, विशेषतः जो जेमिनी पद्धति को यूज करते हैं, कारक तत्व के हिसाब से आत्मकारक सिधारा कारक तक के लिए अंशों की डिग्री को देख लेते हैं, और नक्षत्रों को विचार कर ही नहीं रहे। वास्तव में योग तो है विवाह का, अपेरेंटली तो आपको दिख रहा है, पर क्या विवाह होगा? जैसे दादा भट्ट ने भी कहा कि उस शुक्र का, विवाह के लिए शुक्र का या सप्तमेश का आप अंश तो देखिए, अंश ही नहीं देखिए वो किस नक्षत्र में है उससे भी तो विचार कीजिए। सप्तमेश बुध के नक्षत्र में है माना, और बुध क्या है? नपुंसक ग्रह है। शनि के नक्षत्र में है, शनि नपुंसक ग्रह है। केतु के नक्षत्र में है या गंडमूल नक्षत्रों में है बुध और केतु के हम कहें, तो क्या वो विवाह देंगे उस जातक जातिका को? सप्तमेश या शुक्र चाहे 6ठे में अपने भाव से कारक होने से या स्वामित्व से 12वें आ जाएं या द्वादश भाव में चले जाएं। द्वादश भाव में जाना जनरली लोग कह देते हैं कि यह तो अशुभ है। सर्वदा अशुभ ऐसा जरूरी नहीं है। विवाह की हम बात कर रहे हैं, सप्तमेश द्वादश भाव में चले गए, लग्न कुंडली में सप्तमेश द्वादश में है, और वो मित्र या शत्रु जिस भी ग्रह के नक्षत्रों में है, सप्तमेश जैसे ही द्वादश में गए तो उसका विवाह का काम तो शुरू हो गया, विवाह होने की प्रबल संभावना है। अब विवाह आज के समय में हम किसको कहें? एक छोटी सी एग्जाम्पल लाइव आपको बताएं। मेरे पास एक कन्या कुछ दिन पहले एक कुंडली दिखाने के लिए आई थी, फरवरी 2020 के बाद थी, किसी रेफरेंस से आई, और मैंने जब उसकी कुंडली देखी, उनकी एज 30 प्लस हो गई थी, 31 होने वाली थी। तब मैंने उनसे कहा, बालिके वास्तव में क्या आपकी शादी नहीं हुई? जब पराशर ऋषि ने विवाह की बात बताई थी, या उसके बाद की भी जिन हम विद्वानों की कमेंट्री लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो विवाह किसको कहा जाए? जो पूर्व के समय में जब यह ग्रंथ लिखा गया था, पराशर ऋषि द्वारा इसकी आज्ञा दी गई थी, बताए गए थे इन सूत्रों को, तब विवाह कब होता था? जातिकाओं का, कन्याओं का विवाह 10 वर्ष से पहले, और पुरुष जातकों का, लड़कों का विवाह 10, 11, 12 साल की उम्र में 13 साल तक कर दिया जाता था। उपनयन संस्कार हुआ और आगे विवाह हो गया। तब विवाह का सूत्र सटीक बैठता था,
सप्तमेश की या शुक्र की जो स्थिति परिस्थिति है वो किस लग्न में है, किस अंश में है, किस भाव में है, किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र के स्वामी क्या विवाह के फल देने वाले हैं या नहीं है, तब वो सूत्र सही बैठता था। तो जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो कन्या मेरे पास आई थी, तब मैंने उनसे कहा बेटे वास्तव में विवाह नहीं हुआ क्या? कहती हाँ अंकल, आपको डाउट क्यों है? फिर मैंने कहा हाथ दिखाइए। हाथ मैंने देखा तो हाथ में सामुद्रिक शास्त्र में जो बुध के पर्वत के नीचे विवाह रेखा है, 3 4 5 विवाह रेखा पतली पतली बारीक बारीक थी। और उस समय जब मैंने उनका जन्म उम्र का आकलन किया कि कब से ये विवाह रेखाएं फलीभूत हो रही हैं हाथ से, हस्तपठन से जब मैंने उनका समय निकाला, वो 18-19 साल उम्र से 18-19 साल की उम्र से एक्टिवेट हैं। तब मैंने जब कुंडली मिलान करके उनका गोचर मिलाया, गोचर मिलाने के बाद उनका उस समय की एज में सप्तम भाव द्वादश भाव एक्टिवेट होता था द्विग्रह गोचर से, डबल ट्रांजिट से। और कहीं न कहीं सप्तमेश द्वादशेश और मंगल और गुरु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा भी आती थी। मैंने तो साफ कह दिया, उनकी माँ भी साथ में थी। मैं कहा बहन जी आप बुरा लगे या भला लगे, मैं एक बात पूछ लूँ आपकी बेटी से। कहती हाँ सर आपके पास इसीलिए आए। मैंने कहा बेटे क्या 17, 18, 19, 20 साल के आसपास तुम्हारे किसी से संबंध नहीं बने? माँ बेटी एक दूसरे देखने लगे। मैंने कहा सॉरी अगर मेरी बात गलत है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर ना तो कुंडली ये बात जवाब दे रही है, ना हाथ ही बता रहा है, क्योंकि हम तो जो एग्जाम्पल सामने देखते हैं उस बात को कह देते। मेरे द्वितीय सूर्य हैं और सूर्य सही बात कह देते हैं, वो गोल मटोल बात नहीं करते। गुरु के साथ और बुध के साथ युति है सूर्य की। तब फिर मैंने कहा अगर फिर भी गलत बात है तो मैं आपको एक कुंडली भी वापस कर रहा हूं और हाथ देखने के लिए भी माफ़ी चाहता हूं, कोई मुझे दक्षिणा भी नहीं चाहिए। आप किसी और विद्वान से जरूर संपर्क करें अगर आपको विश्वास हो, और मेरे से विश्वास उठ गया हो तो आप किसी ज्योतिषी से आज के बाद संपर्क ना करें। वो उठ के आई, रोई, और उसने कन्या ने मेरे पैर छुए। कहते अंकल एक्सीडेंटली मैंने मम्मी को नहीं बताया, जब मैं 11th पास किया था, 12th में थे तो मेरे किसी संबंध बने थे, और उस संबंध में फिर आप बैठ जाओ, बने थे ना, तो ज्योतिष और सामुद्रिक शास्त्र सही बता रहे हैं, तो बने थे। तो अब बताइए, अब बात तो खुल गई है, अब बताइए ये संबंध तुम्हारे 7, 8, 9 साल तक चलते रहे? हाँ चलते रहे। तब हम विवाह की बात क्या कहें, किसको विवाह कहें? अब जो पराशर ऋषि ने जो सात्विक बात बताई थी, समुद्र ऋषि ने जो सामुद्रिक शास्त्र में हस्तपठन में बातें बताई थी, उनको हम कोरिलेट करें तो यह हमको विवाह के लिए एक एग्जाम्पल मैंने दिया। इसी तरह किसी भी भाव का विचार करने के लिए, किसी भी भाव का कारकत्व जानने के लिए, किसी भी भावेश का कारकत्व जानने के लिए उसका योग तो आप विचार करें, उसके डबल ट्रांजिट द्विग्रह गोचर का भी हम विचार करें, उसके दशा अंतरदशा का भी विचार करें, और यदि संभव हो सामुद्रिक शास्त्र का भी आपको ज्ञान हो तो हाथ का भी आप ध्यान रखें, देश काल पात्र परिस्थिति का भी हम ध्यान रखें। यह तो एक बात थी। अब दूसरा हमको और क्या करना है, जब लग्न लगने इसकी पोजीशन हमने देख ली, कोई भी 12 भावों के जो भी कारकत्व है, 12 भावों से जो भी हमारा शारीरिक संरचना है, काल पुरुष की कुंडली में सिर से लेकर पैर तक हमारे शरीर के अंग कैसे होंगे, इनकी बात हम जान लें। उनको कोरिलेट हम सबसे पहले 9 मास कुंडली D9 चार्ट से जरूर कर लें। मुझे उम्मीद है दादाजी करते होंगे, दादा भट्ट जी करते होंगे उसको। अगर और कोई भी नहीं कर रहे हों तो सबसे पहले कुंडली मिलान 10 D1 लग्न कुंडली या जन्म कुंडली और D9 9 मास कुंडली से जरूर मिला लें। यदि किसी में दोनों में कोई भी ग्रह, कोई भी भाव की स्थिति परिस्थिति लगभग सही हो रही है, मैच हो रही है, तो वह भाव उस ग्रह के वैसे ही फल देने की संभावना प्रबल हो जाती है। कोई भाव का कारकत्व, कोई ग्रह बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट हो रहा हो तो उनका आप दोनों में D9 में भी, 9 मास में भी, लग्न में भी अलग अलग विचार अवश्य कीजिए। अलग अलग विचार अवश्य करने से मतलब एक में X था, दूसरे में Y था, X और Y का डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस को आप अपने दिमाग पर जरूर लगाइए। और फिर भावेश कारक का जो हम बात कर रहे थे, जो कारको भाव नाशाय हम D1 में ही यूज करते हैं, क्योंकि कोई भी योग का फलाफल हम D1 में ही, लग्न कुंडली में ही कर रहे हैं, तो उसको कारक को भी हमने देखना है, भावेश की भी पोजीशन देखनी है। अब एक तो बात ये थी। 2 ग्रहों के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ।
मेरा विचार तो था कि 2-2.5 घंटे 3 घंटे मिलेंगे। सिमी मैडम ने कहा था आप आराम से पूरा टाइम इसलिए आफ्टरनून में लिया है। मुझे लगता है बोलने वाले विद्वान बहुत हैं, दिल्ली से भी और भी बहुत, शायद अधिक समय ना मिले। 2 ग्रह, जिन ग्रहों को छाया ग्रह भी कह दिया जाता है या सूक्ष्म ग्रह भी कह दिया जाता है, या कुंडली पठन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं या देते भी हैं कुछ, उनको जो उनके स्वामित्व उनको नहीं मिला है, राहु केतु, उनका विचार हम स्वामी के हिसाब से नहीं कर रहे, फिर भी उन ग्रहों का कुंडली पठन में महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे पहले मैं केतु की बात करता हूँ। केतु यदि किसी भी भाव में अकेले स्थित हों, कोई मेरा मोबाइल नंबर मांग रहे, मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप डॉक्टर ललित पंत यूट्यूब पर देखेंगे, वो भी मिलेगा, या फेसबुक पर रिक्वेस्ट करेंगे तब भी मैं दे दूंगा। तो या आज के शिवाले दादा से भी मिल जाएगा, और जो कंपेयर कर रहे हैं मैडम उनसे भी मिलेगा। और केतु यदि किसी भी भाव में, किसी भी प्रभाव में न हो, केतु क्या है, ये माना गया है कि उनका केवल धड़ ही धड़ है, सिर नहीं है, दिमाग नहीं है, आंखें नहीं हैं, नेत्र नहीं हैं, अर्थात हम हल्की भाषा में कह देते हैं, मान लिया जाता है केतु अंधे हैं। तब क्या होता है, केतु जिस भाव में अगर अकेले हैं, आप आजमा लीजिए, अगर किसी भी भाव में किसी के केतु अकेले स्थित हैं, किसी प्रभाव में नहीं है, विशेषतः युति किसी की अगर नहीं हो रही है, तो उस भाव से संबंधित उस जातक जातिका में कट्टरता आती है। लग्न, अब उदाहरण दूं, अगर कहें तो हम पूरे 12 भावों के उदाहरण दूं। लग्न में केतु अगर बिना किसी युति के हैं तो जातक जातिका ढीठ होते हैं, एडामेंट होते हैं, जिद्दी स्वभाव होता है। द्वितीय भाव में है तो बोलने में जो उन्होंने बोल दिया उससे पीछे नहीं हटते, उस बात को छोड़ते नहीं और दूसरी बात मानते नहीं। तृतीय भाव में है, भाई बहन होने की संभावना में दिक्कत होती है, केतु दूसरे को देखते नहीं, आगे बढ़ने नहीं देते, या फिर वो जो कर दिया उन्होंने, मार दिया तो मार ही दिया, या पीछे हट गए, छुप गए तो छुप ही गए, उसमें कोई कंप्रोमाइज, सेकंड थॉट नहीं करते। चतुर्थ भाव में यदि केतु हैं, किसी प्रभाव के बिना, अब मैं सारी बात बिना किसी प्रभाव कर रहा हूँ, चतुर्थ भाव में यदि केतु स्थित होते हैं, तब हृदय संबंधी परेशानी होने की प्रबल संभावना होती है, माता को भी प्रबल संभावना होती है। और ये भी नहीं हो तो आप देख सकते हैं उस जातक जातिका के स्तनों में, चेस्ट के बीच में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, चाहे वो घाव हो, दाग हो, सफ़ेद दाग हो, लालिमा हो, लालपन हो, ऐसा कुछ हो जाता है। पंचम भाव में केतु हो, धार्मिक विद्या तो ग्रहण कर सकता है जातक, लेकिन जिस बात में लग जाता है कट्टरता उससे विद्या से संबंधित आ जाती है, वो अपनी नाक की सीध में चलने वाली विद्या को अप्लाई करते हैं। जैसे हमने जब पढ़ा था तब हम तख्ती कलम दवात से लिखते थे, आज तो सब नेट में चल रहा है। लोग, बहुत गरीब लोग भी अपने बच्चों को नेट से ही, आजकल जो कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ऑफलाइन 1-to-1 क्लासें ही कम हो गई। छठे भाव में अगर केतु है तो रोग को लगातार देते हैं, ठीक होते ही नहीं देते। सिमी मैडम कह रही थी गुरु अगर छठे भाव में है या षष्ठ से संबंध बन रहा है तो लंबे रोग, बड़े रोग देते हैं, यह बात सही है, लेकिन केतु ठीक नहीं होने देते। गुरु होने पर वो रोग ठीक हो सकता है, लेकिन केतु आसानी से ठीक नहीं होने देते। सप्तम भाव में यदि केतु हैं और वो जातक जाति का व्यापार नहीं कर सकते क्योंकि उनमें अडामेंसी है, अपने जीवन साथी के साथ लग्न में जिद्दी हैं, अड़ियल है, रिजिड हैं, अडामेंट हैं, सप्तम भाव वो खुद और सप्तम भाव में हैं तो उनके या तो जीवन साथी इस तरह की अड़ियल होते हैं, या सप्तम भाव के कामों को वो ब्लाइंडली बिल्कुल नहीं करते या बहुत अधिक उसमें काम करते हैं, चाहे व्यापार का हो या संबंधों का। अष्टम भाव में यदि केतु हो, कहीं न कहीं शरीर के निचले भाग में, विशेषतर गुप्तांगों में कोई न कोई परेशानी देते हैं, और विशेषतः यदि महिलाओं के अष्टम भाव में केतु बिना किसी प्रभाव के हों तो ऐसे जातिकाओं को मासिक संबंधी परेशानी अक्सर होती है, और या कहीं न कहीं पाइल्स, फिशर के रोग भी दे देते हैं। नवम भाव में केतु हों तो धर्म कर्म के लिए वो पक्के कट्टर होते हैं, मानते नहीं, वो करके ही रहेंगे, बाकी चाहे कुछ भी जाए, प्राण जाए पर जान जाए पर प्राण न जाए, उस प्रण को वो बिल्कुल
करके रहते हैं। दसम भाव में केतु हों तो उनके कर्मों में विचारों को बहुत मेहनत करने के बाद भी कहीं न कहीं ट्रबल उनको रहता है, उनके फल पूरे नहीं मिल पाते। फलों को अगर आप अष्टक वर्ग आप यूज करते हैं, अष्टक वर्ग में जैसे क्या है, दसम भाव में जितने भाग्य के अंक हैं उतने ही अंक अगर एकादश में भी हैं तो कहा जाता है कि जितना कर्म किया उतना फल मिल गया। दसम भाव में कम अंक हैं, एकादश में ज़्यादा हैं, तो भैया बिना किए भी आपको ज़्यादा अंक मिल गए, ये अष्टक वर्ग का सिद्धांत है। और दसम में अधिक अंक हों, एकादश भाव में, 11वें भाव में, लाभ भाव में कम अंक हों, भैया मेहनत तो बहुत करते ही रहोगे, ज़िंदगी भर मिलता नहीं, इतना डिफरेंस है। एकादश भाव तो दसम भाव की है, एकादश भाव में केतु अगर हों तो उनका जो भी लाभ होने वाला है, घुटनों से नीचे टखनों की बात है, पैर में, कालपुरुष की कुंडली में, शरीर के अंगों में कहीं न कहीं परेशानी रहती है। द्वादश भाव में केतु हों, जहाँ पैर चला जाता है, उठ जाता है, उससे संबंधित उस काम में वो कहीं न कहीं उनको दोबारा करना पड़ता है, चोट लग जाती है, ठोकर लग जाती है, परेशानी हो जाती है। ये केतु महाराज की बात थी। अगर ये बिना किसी युति के हों, बिना किसी विशेष पीएसी के हों, ये केतु महाराज की गाथा थी। अब अगर समय हो तो मैं राहु की भी बात करना चाहता हूँ। राहु जब रोकना हो मुझे रोक दीजिए, मैं तब तक शुरू करता हूँ राहु की बात। राहु लग्न में अगर हों तो जातक बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी रुकावट के उसके कार्य अनायास हो जाते हैं। उसके कार्यों को होने के लिए कहीं न कहीं रास्ता अपने आप बन जाता है। हम तो नॉर्थ इंडिया में या तो कोई मटेरियलिस्टिक तो बात ठीक है, एक जुगाड़ू ग्रह भी कहते हैं, वो कहीं न कहीं से इंतजाम कर देता है, तो उस जातक हमेशा सक्सेसफुल रहने की उनकी प्रवृत्ति हो जाती है अगर लग्न में राहु अकेली स्थिति होते हैं। द्वितीय भाव में है तो खाने पीने की बात तो ठीक है, लेकिन बोलने में भी अरे मैंने सही बोला, या घबराहट होती है, या गलत बोला, या अभी कुछ जंबल करने की टेंडेंसी राहु की द्वितीय भाव में स्थित होने से होती है। तृतीय भाव में अगर राहु हों, भाई बहन भी खूब होते हैं, भाई बहनों से हर तरह के अच्छे बुरे खट्टे मीठे रिश्ते भी होते हैं, अपना पराक्रम भी, कम्युनिकेशन भी। अभी कुछ कह दे नहीं मैंने नहीं कहा था, डिसओन कर देंगे उस बात को, दूसरी बात को करते रहते हैं। ये तृतीय भाव के राहु की बात है। चतुर्थ भाव में राहु है, वो टिक के नहीं रहते, घर में बदलते रहते हैं, माँ से संबंध बढ़ते बिगड़ते रहते हैं, खुशी करते रहते हैं, लग्जरी कंफर्ट्स एंजॉय करते रहते हैं और खर्चा भी करते रहते हैं। पंचम भाव में हो तो कहीं न कहीं कंप्यूटर प्लास्टिक का कार्य करने वाली शिक्षा को ग्रहण करते हैं, उसी शिक्षा को फैलाते हैं, और वो चाहे र्यूमर ही हो, झूठी बात ही हो, गलत आंसर ही हो, वो देने की उनकी टेंडेंसी होती है। अब वो डिपेंड करेगा किस स्टेज में वो उस राहु का दशांतर दशा आ रही है। पंचम भाव से संबंधित बात की, और संतान भी एक से अधिक होने की संभावना होती है। छठे भाव में राहु हों या कन्या राशि में राहु हों, सर्वश्रेष्ठ स्थिति मानी गई है राहु की छठे भाव में या कन्या राशि में। क्यों मानी गई है? राहु रोग रिपुऋण छठे भाव हैं, कंपटीशन है, कैसे भी रोगों का नाश करने वाले, रोगों को नाश करने के लिए हनुमान जी को ला के संजीवनी दे देने की वो कार्य राहु महाराज करते हैं। दुश्मनों को कैसे परास्त करना है वो विद्या विभीषण की तरह भगवान राम को बता देते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, हे श्री राम जी, रावण की नाभि में तो अमृत है, इसलिए पहले इसका नाभि का काम करना चाहिए। दुर्योधन के लिए बता दिया गया कि इसके जो गुप्तांग हैं उसी में वज्र नहीं है, क्योंकि वो माँ के सामने उस अंग को उन्होंने जब माँ ने आशीर्वाद दिया था ढक लिया था, तो इसलिए सबसे पहले क्या किया जाए, भीम ने उसी अंग को, गुप्तांगों को ही हिट किया, उनके जंघाओं को ही तोड़ दिया। तो ऐसे काम वो राहु करते हैं दुश्मनों से भी। ऋण लोन आपको क्या चाहिए मटेरियलिस्टिक है, उसका इंतजाम गाए बगाए रास्ता वो इंतजाम कर देते हैं। ये राहु की टेंडेंसी है। और दुश्मनों कंपटीशन कैसे आपने जीतना है उसको वो स्वाभाविक रूप से दे देते हैं। तो छठे भाव में राहु का कितना प्रबल फल है, पॉजिटिव रिजल्ट है। सप्तम भाव में व्यापार करने वाला जातक जातिका हो, व्यापारिक बुद्धि हो, व्यापारिक शिक्षा हो, व्यापारिक ज्ञान हो, उसमें चार चांद लगा देने के काम राहु महाराज करते हैं। और जीवन साथी के अलावा और भी संबंधों को वो स्थापित करने में, रिलेशन बनाने में, मित्रता रखने में सहयोग ही करते। अष्टम भाव में राहु अगर स्थित हों,
गुप्त धन, गुप्त क्रियाएं, गुप्त कर्म, छुपा हुआ धन, लॉटरी, वसीयत, गढ़ा हुआ धन लाने में, बाहर लाने में उनको महारत है। उस जातक जातिका को कहीं न कहीं से ऐसा कर्म करवा देते हैं कि वो चीज़ मिल जाए। नवम भाव में राहु हों तो अभी ज्योतिष की बात, अभी कर्मकांड की बात, अभी किसी लॉ की बात, अभी किसी और सब्जेक्ट की बात, अभी किसी एक चीज़ से कर्म एक दूसरे कम मतलब कर देने वाला काम। और आज ही मैं किसी एक न्यूज़ में पढ़ रहा था, बहुत ही अनैतिक सी बात थी, बहुत ही मेरे दिल को ठोस लगी। हमारे ही देश में एक जगह है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ चमड़े की फैक्ट्रियाँ चलती हैं और चमड़े में क्या काम कर रहे हैं, जानवरों की चर्बी को गला के घी में प्रयोग कर रहे हैं। और उस घी को, अनैतिक काम की बात करूं, धर्म में जो अधर्म का काम करने वाले हैं वो राहु महाराज ऐसे काम करवा भी देते हैं कि वो चर्बी को गला के घी में, जो स्पेशली पूजा के लिए घी यूज किया जाता है, खाने के लिए नहीं यूज किया जाता है, उसमें कुछ सेंट मिला के वो काम भी कर देने वाले हैं। मीन पूजा में भी, धर्म के काम में भी, अधर्म का रास्ते से भी उस काम को करा देने की प्रवृत्ति राहु महाराज कर देते हैं। दसम भाव में राहु अगर हों, उसके कर्मों से हरा पाना मुश्किल है। वो कहीं न कहीं छठे भाव की तरह अपना हाथ ऊपर ही रखते हैं, अपने कर्मों को वो करवा ही देते हैं, दूसरों के कर्मों को छुपा ही देते हैं और मटेरियलिस्टिक है, सामने आके एकदम आ जाते हैं। उसी तरह जैसे देवताओं से उन्होंने धोखे से अमृत को पी लिया, इसीलिए तो सर कटा था। तो धोखे से अमृत पी लेने वाले काम, अर्थात दसम भाव के राहु कैसे भी अपने कर्मों को उजागर कर देते हैं, अपने कामों को बड़ा कर देते हैं, ऐसी उनकी टेंडेंसी होती है राहु महाराज के कारण। अब एकादश भाव में, हालांकि लाभ भाव में, एकादश भाव में महर्षि पराशर ने कहा है, बताया है, आदेश दिया है ध्यान रखने के लिए, सारे ग्रह शुभ फल देते हैं, सारे ग्रह कुछ न कुछ धन देते हैं, सारे ग्रह कुछ न कुछ लाभ देते हैं। और साथ ही पराशर ऋषि ने एक और भी बात कही है, क्रूर ग्रह या अशुभ ग्रह और अधिक लाभ देने वाले होते हैं। वो एकादश भाव भी ऐसा है जिस भाव के लिए पराशर ऋषि ने कहा है कि एकादश भाव में क्रूर या अशुभ ग्रह और अधिक फल देते हैं। और राहु महाराज की तो गाथा ही क्या, राहु महाराज एकादश भाव में है तो उसको पास धन हमेशा भरपूर लबालब रहता है, उसका भंडार भरा ही रहता है। ज्ञान का हो, विज्ञान का हो, लिक्विडिटी ऑफ फंड हो, कैश में हो, काइंड में हो, किसी भी तरह का धन हो, उसका धन टिका ही रहता है। और द्वादश भाव में जब राहु महाराज की हम बात करते हैं, द्वादश भाव में राहु, वैवाहिक बात हमने जहाँ शुरू की थी उसी को अगर मैं ले लूँ तो वह अधिक संबंधों में विविधता, संबंधों में धोखा, ऐसे काम करने वाले। क्योंकि राहु महाराज को जब गुरु के साथ युति करते हैं, गुरु चांडाल योग भी कहा गया है, तो राहु क्या करते हैं, चीट भी करने वाले हैं, चांडाल का कर्म भी करने वाले हैं। ये थोड़ी सी बात राहु और केतु की थी। यदि समय हो तो राहु के बारे में एक दो तीन बातें और कर लें, सीधी कर लें से। अब एक जातक पूछ रहे हैं कि दृष्टि के क्या माने हैं। सज्जन महाशय जी, कल्पना जी शायद पूछ रही हैं, दृष्टियों की अगर हम बात करें, सप्तम दृष्टि सारे ग्रहों की कही गई है, ये बात तो सही है, पराशर ऋषि का आदेश है, मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं। सप्तम दृष्टि के अलावा कुछ ग्रहों की और भी दृष्टियाँ मानी गई हैं। तो पहले हम मंगल की कहें, चौथी, सातवीं, आठवीं दृष्टि, मंगल के बाद गुरु महाराज की पाँचवीं, सातवीं और नौवीं दृष्टि, शनि महाराज की तीसरी, सातवीं और दसम दृष्टि, और राहु के लिए कहा गया है, कैरेक्टर तो शनि की तरह है, लेकिन साथ ही साथ जब दृष्टियों की बात आती है राहु की, गुरु की तरह दृष्टि, अर्थात देव गुरु बृहस्पति की तरह दृष्टियां हैं। अर्थात राहु भी जिस स्थान में स्थित होते हैं वहाँ से पंचम, सप्तम, नवम भाव को प्रभावित करते हैं अपने नेत्रों के द्वारा, अपने दृष्टियों के द्वारा। जब स्थित होने से उसका कैरेक्टर ऐसा है तो दृष्टियों से कैसा होगा, दृष्टियाँ कैसी, बहुत तेज दृष्टियाँ हैं, तो उन भावों को भी वो विचलित करते हैं, उन भावों के फलों को भी वो जातक के हिसाब से प्रभावित करते हैं। कोई वीडियो मांग रहे हैं, मेरी वीडियो आपको चाहिए तो शायद मेरे पास कुछ अगर रिकॉर्ड होगा तो आप मेरे से मांगेंगे, मेरे नंबर पर 9818885137 पर आप अगर मेरे से बात करेंगे मैं आपको वीडियो दे दूंगा। तो इसके अलावा जो राहु का और जो केतु की जो बात थी दृष्टियों की, केतु की दृष्टि के लिए
मैं तो दृष्टियों का विचेर नहीं कर रहा। राहु केतु क्योंकि आमने सामने ही हमेशा होते हैं, तो आपस में उनका दृष्टियों के लिए कोई प्रभाव नहीं माना गया राहु का केतु पर, केतु का राहु पर, इसलिए क्योंकि वो वहीं पर ही रहेंगे, 1/7 एक्सिस आमने सामने ही हमेशा रहेंगे। जिस भाव में राहु होंगे उससे सप्तम भाव में ही केतु होंगे, जिसमें केतु हैं उससे सप्तम में ही राहु होंगे, इसलिए बाकियों के लिए दृष्टियों का प्रभाव है, लेकिन राहु केतु का आपस में दृष्टि परिवर्तन का कोई विशेष विचार, विशेष फल नहीं किया जाता। अब अगर समय कुछ और हो कुंडली पठन के लिए तो ललित जी 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 आपका जी आगे हम ध्यान देंगे, आपको बुलाएंगे तो आपको 1 घंटे से आना पड़ेगा। देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दादा बढ़िया। दादा जैसा आप आदेश देंगे, जब आप आदेश देंगे, मैं पुणे में पर्सनली आके 1 to 1 ही करना है मुझे, और खुशी होगी, मैं जरूर आऊंगा। आपके बारे में पता नहीं था ना, इसलिए माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर आपका मोबाइल नंबर बताइए, मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। 981 एक मिनट, धीरे धीरे बंद करना। 981 888 हाँ 5137 5137 जी। डॉक्टर ललित पंत। हाँ लिखा है, थैंक यू सर। ओके सर। ललित जी बहुत बढ़िया बोले, आज मजा आ गया आपका लेक्चर सुन के, बहुत आनंद आ गया। बहुत आपने सुना, आपको मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और भगवान गणेश सबके विघ्नों को हरें। गणेश चतुर्थी की आपको बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गोचर केतु, गोचर राहु और नवमोश, बहुत अच्छा, आपने बहुत ही अच्छा विवरण दिया, बहुत ही अच्छा, आभारी है आपकी। आगे चलते हैं। डॉक्टर भारत भूषण सरदाना, इनका भाषण है सम्यक निवारण उपाय का परिणाम क्या होता है। ये बीकॉम है, MBA, LLB, CMA। इनका वैदिक एस्ट्रोलॉजी पामेस्ट्री स्पेशलिटी है इन एस्ट्रोलॉजी आणि पामेस्ट्री।